वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 के एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि अगर जो अद्वितीय हल है तो ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करो। x और y का मान निकालना है वज्र गुणन विधि से। तो हम सबसे पहले वज्र गुणन विधि में कंडीशन होता है कि यहाँ पर बराबर के दाएं तरफ 0 रहना चाहिए, बराबर के दाएं तरफ 0 रहना चाहिए। अगर जो नहीं है तो उसको 0 बनाओ, नहीं तो फिर बनाने में दिक्कत हो जाता है। वज्र गुणन विधि का हम सॉल्व करेंगे और ऐसे भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि हल है कि नहीं, अद्वितीय हल है कि नहीं। ठीक है, तो पहले वाला इक्वेशन में क्या है, a1 बराबर यहाँ पर 1 है, फिर b1 बराबर क्या, माइनस के साथ लिखना है। इस बात को ध्यान रखो, माइनस के साथ नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो y का कोफिशिएंट क्या, -3, तो -3 हो जाएगा। c1 बराबर कितना होगा, -3। अब देखो दूसरा वाला समीकरण में a2 बराबर कितना है, a2 बराबर 3 है, b2 बराबर कितना है, -9 है, और c2 बराबर कितना है, -2 है। ठीक, तो इस केस में हम देखते हैं कि क्या होगा। a1 बटे a2 करते हैं, तो a1 बटे a2 क्या है, 1/3 समीकरण 1। और दूसरा हम करते हैं कि b1 बटे b2, तो b1 का वैल्यू कितना है, -3, और b2 का वैल्यू -9, तो क्या हुआ, 3 3 9, 1/3। ये समीकरण क्या हो गया, 2। ठीक, और समीकरण 3 देखते हैं। c1 बटे c2 का मान क्या आता, c1 का मान -3 है, c2 का मान -2 है, मतलब कि 3/2। तो हम समीकरण 1, 2 एवं 3 से समीकरण 1, 2 एवं 3 से ये हमें पता चलता है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है। a1 बटे a2 का जो अनुपात 1/3 है वो b1 बटा b2 के अनुपात 1/3 के बराबर है। लेकिन ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। c1 बटे c2 का वैल्यू 3:2 है, तो बराबर नहीं है। और जब भी इस तरह का केस आता है तो इसका मतलब क्या है कि कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल ही नहीं है तो हम फिर आंसर कैसे निकालेंगे, x और y का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, तो हम नहीं निकालेंगे। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ इसी पार्ट का। इस क्वेश्चन में देखो कि बराबर के दाएं तरफ 5 है, इसमें बराबर के दाएं तरफ 8 है, तो बराबर के दाएं तरफ 0 करेंगे। जब तक 0 नहीं करेंगे ना तो बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो कोशिश मेरा यही रहना चाहिए कि बराबर के दाएं तरफ 0 रहे, नहीं है तो उसको बनाओ, है ना। जो मेन रूप से फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में लाओ तभी बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x + y, और ये जो 5 है वो जब बाएं तरफ आएगा तो क्या होगा, -5 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे 3x + 2y, और ये बराबर के बाएं तरफ आएगा तो -8 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से लिखेंगे कि a1 का वैल्यू कितना है, तो 2 है, b1 का वैल्यू कितना है, तो 1 है, c1 का वैल्यू कितना है, तो -5 है। फिर क्या होगा, a2 का वैल्यू कितना होगा, 3, b2 का वैल्यू कितना होगा, 2, और c2 का वैल्यू कितना होगा, -8 है। ये हो गया। तो अब हम चेक करते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। तो a1 बटे a2 का रेशियो निकालता हूँ मैं, तो 2/3 हो गया। ठीक, ये मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर मैं 3 मान लेता हूँ। ठीक है, और b1 बटे b2 का रेशियो निकाल के देखता हूँ, तो b1 बटे 1/2 है। तो यहाँ से मुझे पता चला समीकरण 2, 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से ये हमें पता चला कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। दिख रहा है कि 2/3 है, 1/2 है, मैंने ऑब्जर्व किया हूँ तब, है ना।
तो जब भी A1/A2 नहीं बराबर होता है B1/B2 के, जब भी ये कंडीशन आता है तो इसका मतलब है क्या, अद्वितीय हल है। मतलब एक और केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तो हम हल निकालेंगे, जब तक हल नहीं निकालेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो हल हम निकालते हैं। तो हल निकालना है तो हमको हल निकालना है, लेकिन ब्रज गुणन विधि से निकालना है, ठीक है। तो हम ब्रज गुणन विधि से निकालते हैं वैल्यू x और y का। तो ब्रज गुणन विधि का नियम क्या कहता है, तो ब्रज गुणन विधि में पहले जो मैंने लिखा था इक्वेशन मैं लिख देता हूँ फिर से, ताकि आसान रहे, क्योंकि दिख नहीं रहा। तो 2x + y - 5 = 0 था, और एक कंडीशन क्या, 3x + 2y - 8 = 0। तो ब्रज गुणन विधि में है ना, यहाँ से मैं ये दूसरा पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। ब्रज गुणन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले लिखा जाता है x बटा बराबर माइनस y बटा बराबर 1 बटा, इस तरह से लिखा जाता है, ब्रज गुणन विधि का नियम है, ठीक है। उसके बाद जब मैं x के नीचे लिखूँगा तो x को ढकना पड़ेगा, x वाले टर्म को ढकना पड़ेगा। फिर गुना करेंगे हम तिरछा तिरछी, x को ढके हुए रखेंगे, इस बात को ध्यान रखो, इसको ढके हुए रखेंगे। तो -8 को गुना करेंगे 1 से, है ना, -8। फिर इसी तरह से इस माइनस फार्मूला में आता है, ये माइनस जो मैं लिखा हूँ ये फार्मूला में आता है, ठीक। मैं इसको ढके हुए रहूँगा। फिर -2 गुना -5, मैंने ये 2 है, 2 गुना -5, तो 2 गुना -5 कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक। अब जब मैं y के नीचे लिखूँगा तो y को ढकूँगा, मैं y के नीचे ढक दिया हूँ। तो मैं ठीक इसी तरह से इधर देखो 2 लिखा हुआ है, तो 2 और गुना -8, तो 2 गुना -8 कितना होगा, -16, ठीक है। तो -16, फिर मैं इसको गुना करूँगा, 3 गुना -5, 3 गुना -5, तो 3 × 5 = 15, ठीक। अब y बराबर लिखूँगा, क्या होगा, 2 दूनी 4। जब एक के नीचे लिखूँगा तो ये अंक ना है, 1 है, तो अंक वाले को ढक दूँगा, है ना, अंक वाले को ढक दूँगा। जब मैं 1 के नीचे लिखूँगा तब इसको ढक दिया, फिर तो क्या होगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 है तो 3 का 3, तो पहले मैं 2 दूनी 4 लिखता हूँ, 4 माइनस फार्मूला से, फिर 3 का 3, ये हो गया। अब मैं इसे आसानी से सोल्व कर लूँगा। क्या होगा, x बटा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस बराबर ये क्या होगा, -y बटा माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 15, ये बराबर में क्या होगा, 4 में से 3 गया तो 1/1, ठीक है। और अब मैं जब इसको इसके साथ बराबर करूँगा तो क्या होगा, 10 में से 8 गया 2, मतलब x बटा 2 बराबर क्या है, 1/1। तो 1/1 का मतलब क्या हुआ, x बराबर 2, ये मेरा आंसर आ गया, x का वैल्यू निकल गया। और जब मैं इसको बराबर करूँगा तो क्या होगा, तो देखो क्या, -y बटे 16 में से 15 जाएगा तो -1 होगा, माइनस माइनस प्लस बटे 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सारा क्वेश्चन इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्वेश्चन का A1 का वैल्यू कितना है, पहले चेक करेंगे तब ना हल होगा कि नहीं होगा। तो जब हल नहीं होगा तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा पहले। इसमें लिखा हुआ भी है कि चेक करो, है ना, तो हम चेक करेंगे। तो चेक करने के A1 का वैल्यू कितना है, 3, B1 का वैल्यू कितना है, -5, C1 का वैल्यू कितना है, 20। देखो ये दरअसल बाएं तरफ जाएगा, लेकिन मैं नहीं लिखा हूँ, इस बात को ध्यान रखना कि उसे उधर लिखना पड़ता है ना। और अगर जो नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, मान लो कि नहीं लिख रहे हैं, तो हाँ इस बात को ध्यान रखना है कि अगर जो पहला समीकरण में बराबर के दाएं तरफ अंक है तो दूसरा भी समीकरण में बराबर के दाएं तरफ ही अंक होना चाहिए, है ना। इन्हें कि हाँ पहला समीकरण में बराबर के दाएं तरफ अंक है और दूसरा समीकरण में बराबर के बाएं तरफ अंक है, तो वैसा नहीं चलेगा। या तो दोनों जो ये अंक है वो बाएं तरफ रहे, या तो दोनों ये जो अंक है वो दोनों समीकरण में दाएं तरफ रहे, यही कंडीशन है। तो मैं अगर जो नहीं लिखा हूँ तो यहाँ पर मैं बराबर के दाएं तरफ देख रहा हूँ, इसमें भी बराबर के दाएं तरफ है। तो जब दोनों समीकरण में अंक वाला दाएं तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा।
एक पल के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह से A2 बराबर क्या होगा 6, B2 बराबर क्या होगा -10 और C2 बराबर कितना होगा 40, ठीक है। ये हो गया। अब मैं चेक करता हूँ A1 बटे A2 बराबर क्या होगा 3/6 मतलब 1/2, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कर दिया हूँ समीकरण 1। फिर B1 बटे B2 चेक करता हूँ, तो B1 का वैल्यू -5 है बटे B2 का वैल्यू -10 है, तो इसको जब मैं चेक करूँगा तो 1/2 आया, ठीक। ये मैं चेक कर लिया। अब C1 बटे C2 चेक करता हूँ, C1 बटे C2 तो क्या है 20 और 40, तो 20/40 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 1/2। ये समीकरण 3 हो गया। तो मैं ऑब्जर्वेशन से देख रहा हूँ कि समीकरण 1, 2 एवं 3 ये जो तीनों है वो एक दूसरे के बराबर है, सब 1/2 1/2 1/2 के बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर है। तो मैं ये तीनों समीकरण से यही पाता हूँ कि A1 बटे A2 का जो रेशियो है वो B1 बटे B2 का रेशियो है और वही बराबर है C1 बटे C2 का रेशियो। और जब भी तीनों के तीनों बराबर होता है तो अनंत हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है, अनेक हल होता है। तो अनेक हल है तो इसमें तो कुछ भी वैल्यू रख लेंगे हम तो आ जाएगा। x का कुछ भी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से y का भी -1 2 कुछ भी डाल देंगे तो चलेगा, है ना, कुछ भी आंसर होगा। इसका अनंत हल होगा, तो इसे हम क्यों ब्रजगुणन विधि से वज्रगुणन विधि से सोल्व करें, इसका तो अनंत हल होगा, है ना, ढेर सारा हल होगा। तो इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि अनंत हल होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में भी हम चेक करेंगे सबसे पहले कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है। तो A1 बराबर कितना है, x का कोफिशिएंट गुणांक क्या 1 है। फिर B1 बराबर क्या है -3, C1 बराबर कितना है -7। इसी तरह से A2 बराबर कितना है 3, B2 बराबर कितना है -3 और C2 बराबर कितना है -15, ठीक है, -15 है, इस बात को ध्यान रखो। अब मैं चेक करता हूँ कि A1 बटे A2 का रेशियो, तो 1/3 ये समीकरण 1 हो गया। फिर B1 बटे B2 का रेशियो, तो B1 बटे B2 का रेशियो कितना -3 और बटे -3 मतलब 1/1, ठीक। तो मैं देख रहा हूँ समीकरण 1 एवं 2 से यहीं पर पकड़ा गया है कि ऑब्जर्व कर लिया मैं कि समीकरण 1 एवं 2 से दोनों बराबर नहीं है। जो A1 बटे A2 का रेशियो है, अनुपात है, वो बराबर नहीं है B1 बटे B2 का रेशियो। तो जब भी इस तरह का कंडीशन आता है कि A1 बटे A2 नहीं बराबर होता है B1 बटे B2 के, तो क्या होता है वो अद्वितीय हल होता है ना, अद्वितीय हल होता है। और जब अद्वितीय हल होता है तो हम सोल्व कर सकते हैं ब्रजगुणन विधि से, ठीक है। तो मैं ब्रजगुणन विधि से सोल्व करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं दोनों समीकरण को लिख लेता हूँ जो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। x - 3y - 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x - 3y - 15 बराबर 0। और ब्रजगुणन विधि का नियम क्या है, पहले x लिखो, फिर -y बटा लिखो, फिर बराबर में 1 बटा लिखो, ठीक है। तो मैं x को ढकूँगा, मैंने बोला ना जब मैं x के नीचे लिखूँगा तो x को ढकूँगा। अब मैं गुना करता हूँ तिरछा तिरछी, तो 15 और गुना 3, ये -15 गुना -3, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 15 45 है ना, 15 45, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 45। ये फार्मूला से होता है माइनस, इस बात को ध्यान रखो, ये माइनस फार्मूला से होता है। ये तो मैं ढका हुआ रखूँगा। फिर देखो इधर -3 है और गुना -7, तो -3 गुना -7, -3 गुना -7, तो माइनस माइनस प्लस 7 21, है ना, हो गया। अब बाई वाला जब मैं लिखूँगा बाई के नीचे, तो मैं गुना करूँगा -15 और गुना 1, -15 गुना 1 क्या होगा -15, ठीक है। फिर ये 7 गुना 3, ये 3 गुना -7 है ना, 3 गुना -7, एक माइनस ही फार्मूला से था, मैंने लिखा नहीं फार्मूला से रहता है ना। बाई के नीचे लिख रहे हैं तो बाई को ढकेंगे, है ना। तो -7 गुना 3 तो क्या होगा -21।
फिर इसको ढक दूंगा। -3 गुना 3 तिया 9, जब अंक वाला ढकेंगे तो -3 है ना, -3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 तिया 9, माइनस में 9 होगा। ठीक अब मैं सॉल्व करता हूँ। x/5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, फिर माइनस बाई माइनस माइनस प्लस, तो -15 + 21 बराबर 9 में -3 माइनस माइनस प्लस ये हो गया। और जब मैं इसको इसके साथ बराबर करूँगा तो क्या होगा, x/24 बराबर, ये तो 9 में से 3 या 6 है, 1/6 है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, ये भागा में है तो बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा 1/6, तो 6 चौका 24, तो x का मान कितना आ गया 4, ये मेरा आंसर आ गया। और जब मैं इसको बराबर करूँगा क्या होगा, ठीक है, जब मैं इसको बराबर करूँगा तो क्या होगा, -y/21 में से 15 जाएगा तो 6, 15 6 किस होता है बराबर, यहाँ भी 1/6 आएगा तो 6 6 कट जाएगा, तो -y बराबर 1, मतलब y बराबर -1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में करा कि ए बी के किस मान के लिए निम्नलिखित जो समीकरण है उसके अनंत हल हो गए, है ना। ए और बी जो अननोन है ए और बी का, उसका मान क्या होगा, क्या वैल्यू होगा, ताकि ये जो समीकरण है इसका अनेक हल होना चाहिए, अनंत हल होना चाहिए। तो अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कब होता है ना, ये होगा, इसका मैंने कंडीशन लिखा था, होगा कब, यदि a1/a2 का रेशियो बराबर हो जाए b1/b2 का बराबर हो जाए c1/c2 का रेशियो, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो a1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, बटे a2 का मान कितना है a - b, ठीक, बराबर b1 का वैल्यू कितना है 3, बटे b2 का वैल्यू कितना है a + b, ठीक है, बराबर c1/c2, c1 का वैल्यू कितना है 7, बटे c2 का वैल्यू कितना है ये 3a + b - 2। देखो आपको लगता होगा कि सर आपने ये बराबर के दाएं तरफ था और तो आपने इधर नहीं लिखा, क्योंकि बराबर के दाएं तरफ इसमें भी है, बराबर के दाएं तरफ इसमें भी है, तो कोई गलती नहीं होगा, सब कुछ सही होगा, है ना। ऐसा होता कि समीकरण एक में एगो दाएं तरफ है एगो बाएं तरफ है, तब दिक्कत हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बराबर के दाएं तरफ दोनों है तो चलेगा, दोनों सेम साइड में रहना चाहिए, है ना, तो ये चलेगा 7/3a + b - 2। ठीक, तो अब मैं सोल्व करता हूँ। एक बार इन दोनों को सोल्व करूँगा तो एक समीकरण बनेगा, तो क्या होगा 2/a - b बराबर 3/a + b, ये हो गया। अब मैं तिरछा तिरछी गुना करता हूँ, ठीक है, तो 2 गुना क्या होगा, 2 गुना a + b हो जाएगा, और इधर क्या होगा जब मैं इसके साथ गुना करूँगा तो 3 × a - b होगा, तो जब मैं गुना करूँगा तो 2a, इधर क्या होगा 2b, इधर क्या होगा 3a और -3b। मैं दोनों को इधर बाएं तरफ ले आता हूँ, ठीक है, जब मैं बाएं तरफ लाऊंगा तो क्या ये प्लस में जो है इधर आके क्या होगा माइनस में, तो 2a और -3a, ठीक, ये तो इधर 2b तो था ही, ये माइनस में है, तो जब बराबर के बाएं तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस में 3b हो जाएगा, इधर तो कुछ भी नहीं बचा 0, तो 3 बड़ा है तो 3 का चिन्ह क्या माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 में से 2 गया तो 1, तो 1a + 3 2 5b बराबर 0, तो ये समीकरण क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, -a + 5b। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, है ना, जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या होगा, 3 के साथ इसको गुना करेंगे, 3 × 3a + b - 2 बराबर 7 के साथ इसको गुना करेंगे तो 7 × a + b, तो क्या होगा 3 × 9a + 3b - 6 बराबर 7a + 7b, ठीक है, ये हो गया।
तो ये इसको मैं इधर ले आऊँगा तो क्या होगा, 9a प्लस में था ये माइनस में 7a हो जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा 3b और माइनस 7b, ये माइनस है तो इधर आके क्या होगा प्लस। ठीक है, क्योंकि मैंने इस अंक को बाएं तरफ था जो दाएं तरफ मैंने कर दिया। तो 9 में से 7 गया 2a, ये होगा 7 में से 3 गया तो माइनस 4b बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 कॉमन, 2 से कट जाए, दुक्का 2, दुदुनी 4, दुतिया 6, तो 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो दुक्का 2 1 हो जाएगा, फिर दुदुनी 4 माइनस 2b और द्वितीय 6, ये हो गया। तो समीकरण ये 2 हो गया। ठीक है, मैं इस समीकरण को यहाँ भी लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा, a माइनस 2b बराबर 3, ये समीकरण 2 वही लिखा हूँ मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूँ। तो जब मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो क्या होगा 3b बराबर 0 और प्लस में 3 तो 3 होगा। तो b का वैल्यू क्या होगा 3/3 मतलब 1, b का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, b बराबर 1। अब b का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो निकल जाएगा, है ना। समीकरण 1 से मैं समीकरण 1 को उतार लेता हूँ। समीकरण 1 क्या है, माइनस a प्लस 5b, तो माइनस a प्लस 5b बराबर 0। ठीक है, b का वैल्यू 1 आया तो माइनस a प्लस 5 इंटू 1 बराबर 0, तो माइनस a बराबर क्या होगा -5। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर 5 आंसर। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित जो युग्म है उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, के किस मान के लिए, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कब, यदि इसका कंडीशन रहता है ना, कब कोई हल नहीं होगा, यदि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ ये कंडीशन को। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3/a2 का वैल्यू कितना है 2k-1 बराबर b1 का वैल्यू कितना है तो 1, b2 का वैल्यू कितना है तो k-1। ठीक, अब बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2, तो 1 बटा क्या होगा 2k + 1, ये कंडीशन हो गया। तो मैं तीनों कंडीशन को सॉल्व करता हूँ। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा 3 × k-1 बराबर 1 से तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k-1 ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 3k-3 बराबर 2k-1। मैं इसको क्या करता हूँ बाएं तरफ लाता, तो 3k ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस में, और एक तो इधर एक तो दाएं तरफ ही था, इधर हो गया। 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, 3 में से गया तो 2 होगा, तो के का वैल्यू क्या आ गया 2, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, जिसे मैं इन दोनों को सोल्व करूँगा तो इसका वो वैल्यू आएगा कि जो नहीं होना चाहिए, है ना, कि के का मान वो नहीं होना चाहिए। तो के का क्या मान नहीं होना चाहिए तो वो भी मैं निकाल देता हूँ, लेकिन आंसर यही है, के बराबर 2 ही आंसर है। ठीक है, मैं के क्या नहीं होना चाहिए तो 1/k-1 बराबर नहीं होना चाहिए 1/2k + 1। ठीक है, तो मैं तिरछा तिरछी गुना कर देता हूँ, 2k + 1 बराबर नहीं होना चाहिए k-1 के। तो मैं इसको जो दाएं तरफ है मैं बाएं तरफ लाऊंगा तो क्या होगा माइनस में 2k - k, और ये जो प्लस से दाएं तरफ होगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस k और माइनस -1 हो जाए, 2 में से 1 गया 1, बराबर नहीं होना चाहिए -2 के, है ना। k का जो वैल्यू है वो -2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर हो गया k बराबर 2। ठीक है, अब मैं तीसरा क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को।
तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए वज्र गुणन विधि से सोल्व करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना। तो वज्र गुणन विधि में मैंने बताया था कि बराबर की तरफ 0 रहना चाहिए, बराबर के दाएं तरफ 0 रहना चाहिए, नहीं है तो उसको बनाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको 8x + 5y, जब मैं इसको बाएं तरफ लाऊंगा तो माइनस में 9 बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसको लिखूँगा 3x + 2y - 4 बराबर 0। ठीक, वज्र गुणन विधि में क्या किया जाता है, x बटा लिखा जाता है माइनस y बटा लिखा जाता है बराबर 1 बटा लिखा जाता है। तो x के नीचे जब मैं लिखूँगा तो x को ढकूँगा, फिर गुना करूँगा, -4 × 5, -4 × 5 तो -20 होगा। ठीक, फिर गुना करेंगे 2 × -9, 2 × -9 तो 9 दूनी 18। ठीक है, अब मैं जब बाई के नीचे लिखूंगा तो बाई वाले को ढकूंगा, जिसके नीचे लिखना है उसको ढकना है। बाई के नीचे लिखूंगा तो बाई को ढकूंगा, तो मैं बाई को ढकूंगा तो क्या होगा, -4 इधर है और उधर 8 है, -4 × 8 कितना होगा, -32। ठीक है, ये हो गया, बाई को ढके हुए रखेंगे। फिर -9 इधर 3 है तो 3 × -9 तो -27, नोतिया 27, माइनस में 27। ठीक है, और जब अंक वाला 1 है तो 1 के नीचे लिखेंगे तो इसको ढकेंगे, तो ढकेंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 16, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे, माइनस अंक को ढके हुए रखेंगे, इस बात को ध्यान रखो। फिर 3 × 5 करेंगे तो 3 × 5 = 15। बस इसको हल करना है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो -20 + 18 बराबर माइनस प्लस, तो -32 + 27 बराबर 1/16 में से गया 15। ठीक है, तो जब मैं इसको बराबर करूँगा तो 20 में से 18 गया -2, मैं इसके साथ बराबर करूँगा तो 1/1, मतलब x बराबर -2 हो गया आंसर। और जब मैं इसको बराबर करूँगा तो क्या होगा, -5 32 में से 27 गया 5 होगा, इधर 1/1, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 5 बटेगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। चौथा के पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ, वो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ कि पेज भर जाता है, बनाने में भी दिक्कत होता है, इसलिए बुक से पढ़ लो। क्वेश्चन चौथा का पहला है 3.5 का है, एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 3.5 का, प्रश्नावली 3.5 का पहला नंबर क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है कि एक छात्र के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है ना, नियत है मतलब कि वो भाग पैसा लगेगा ही लगेगा। आप हॉस्टल में हो तो खाओ चाहे नहीं खाओ, उसका पैसा लगेगा ही लगेगा। तो हम मानते हैं, है ना, मानते कि माना कि नियत व्यय कितना मतलब खर्च होता है, व्यय मतलब खर्च, नियत व्यय 100 रुपया लगता है, बराबर 100 रुपया। आप खाओ चाहे नहीं खाओ, महीना का आपको x मने मान लो 50 रुपया लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और बाकी जितना दिन रहोगे उतना पैसा लगेगा दिन के, प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि प्रतिदिन का अलग से पैसा लगता है, तो प्रतिदिन का मूल्य कितना होगा, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य है ना, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य मान लेते हैं कि 22 रुपया है। एक दिन खाएंगे तो 22 रुपया देना पड़ेगा, मतलब एक दिन खाएंगे तो मान लेते हैं 8 रुपया देना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। तो प्रश्न से क्या बोलता है, प्रश्न से कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है, वो जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया देना पड़ता है छात्रावास में, तो उसको 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नियत व्यय है, वो खर्च है, वो आप खाओ चाहे मत खाओ 100 रुपया देना ही पड़ेगा। अब प्लस 20 दिन भी खाया, 20 दिन खाया तो 20 दिन का भी पैसा लगेगा, और प्लस में ये नियत व्यय है तो सबको लगेगा, तो एक दिन का रुपया 22 रुपया लगता है, एक दिन भोजन करने का 22 रुपया लगता है, लेकिन तो 20 दिन रहा तो 22 रुपया लगेगा,
तो टोटल रुपया कितना देना पड़ा है। ये नियत व्यय भी उसी में जुड़ेगा, नियत व्यय भी दिया और 20 गुने 22 रुपया भी दिया, तो टोटल 1000 रुपया दिया। कौन छात्र, ए छात्र ने, तो समीकरण 1 हो गया। उसी तरह छात्र बी है, तो बी छात्र जो है 26 दिन रहा, तो 26 दिन रहा तो उसको भी दूसरा छात्र भी 100 रुपया देगा ही देगा। वो नियत व्यय है, वो हर एक छात्र के उतना लगता ही लगता है। मान लो कि एडमिशन फी और 26 दिन रहा तो 26 22 रुपया भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों मिला करके कुल कितना रुपया देता है, जो छात्र बी है वो 1180 रुपया देता है ना। तो अब मैं दोनों समीकरण को सोल्व कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैं विलोपन विधि से ही हल कर देता हूँ। समीकरण 1 में से 2 को घटा देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 26 बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा, 26 में से 20 जाएगा तो -6/। फिर 1180 बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा, 1180 में से 1000 जाएगा तो क्या होगा 180। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, बाई बराबर छोतिया 18, 3 पर एगो शून्य बच जाएगा तो बाई बराबर 30। मतलब कि एक दिन के भोजन का रुपया कितना लगता है, 30 रुपया लगता है ना। एक दिन भोजन का कीमत कितना है, कीमत 30 रुपया है ना, 30 रुपया है। अब ये बाई का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो तो आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या होगा, x + 20y बराबर 1000। तो x + 20 इंटू y का वैल्यू कितना आया 30, तो 30 लिख देता हूँ 1000। x + 30, 3 दूना 6 पर 2 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य 600, ठीक है। तो x बराबर इधर प्लस उधर जा क्या होगा माइनस, 1000 में से 600 घटाएंगे तो 400 आएगा। मतलब नियत व्यय कितना है, 400 रुपया लगेगा ही लगेगा। आप खाओ चाहे नहीं खाओ 400 रुपया लगेगा ही लगेगा। तो ये भी आंसर हो गया और बाई वाला 30 रुपया भी आंसर हो गया। ये एक्स वाला जो आया वो नियत व्यय है, क्या है, नियत व्यय कितना हो गया 400 रुपया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करता हूँ अगले पेज पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है कि एक भिन्न है जो 1/3 हो जाता है कब, जब अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 कब होता है, जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले भिन्न को मानना पड़ेगा। तो मानता है कि भिन्न का अंश है, भिन्न का अंश x है ना, और हर जो है वो y है। तो भिन्न क्या बन जाएगा, मेरा भिन्न जो है ये भिन्न बन जाएगा x/y। और प्रश्न से क्या बोलता है, प्रश्न से कर रहा है कि ये जो भिन्न है, जब भिन्न के अंश से 1 घटा तो ये अंश है, उसमें अगर जो 1 घटा देते हैं तो 1/3 हो जाता है, ठीक है। प्रश्न में ये बोल रहा है। तो मैं तिरछी गुना कर देता हूँ, 3 को इसके साथ गुना करेंगे इसके साथ, तो 3 × x - 1 हो जाएगा बराबर y, ठीक। क्या होगा 3 × x, 3x - 3 बराबर y। तो इसको मैं ये जो y है बाएं तरफ लाऊंगा तो 3x - y होगा, क्योंकि इधर प्लस है तो बाएं तरफ आएगा तो माइनस होगा, और ये -3 जो बाएं तरफ है वो दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में होगा। समीकरण 1। और बोल रहा है कि 1/4 हो जाता है कब, लेकिन है ना 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो जब 8 जोड़ा जाएगा, जो x/y भिन्न है, जब हर है y है तो y में अगर जो 8 जोड़ते हैं तो 1/4 हो जाता है भिन्न, ठीक है। तो मैं इसे हल करता हूँ, ठीक है। तिरछी गुना करूँगा, 4 × x तो 4x होगा बराबर, ये y + 8 को 1 से गुना करें तो y + 8, ठीक है। ये y है तो जब बाएं तरफ लाऊंगा तो क्या होगा माइनस में, ये 8 इधर ही रहेगा। समीकरण 2। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में से 2 को घटा देता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 को लिखता हूँ 3x - y बराबर 3, और समीकरण 2 को 4x - y बराबर 8 घटा देता हूँ। तो माइनस से जो प्लस हो जाएगा माइनस, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा माइनस, ठीक है। ये हो गया। और
ये तो बाई बाई कैंसिल होगा, बाई बाई तो दोनों तो सेम है तो कैंसिल होगा, बराबर ये x हो जाएगा। -8 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 8 में से 3 गया 5 है ना, तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से मैं समीकरण 1 को लिखूँगा पहले। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ, 3x - y बराबर 3। x का वैल्यू रख देता हूँ, क्या 5 है, 5 रख देता हूँ, 3 × 5 = 15। ये 3 जो है बाएं तरफ लाएंगे तो घटेगा, बराबर 22। तो मेरा बाई का वैल्यू कितना आ गया, 15 में से 3 गया 12, तो 12। तो मेरा भिन्न क्या हो जाएगा, x/22। x का वैल्यू 5 है, बाई का वैल्यू 12 है, तो 5/12 आंसर हो जाएगा, है ना, 5/12। मेरा जो भिन्न है भिन्न क्या होगा, x बराबर 5, बाई/12, तो 5/12 मेरा आंसर हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा में कह रहा है कि एक टेस्ट में, है ना, एक टेस्ट में यश ने 40 अंक अर्जित किया है ना, 40 अंक अर्जित किया है। कब, जब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक का कटौती किया जाता है। तो मान लेते हैं कि माना कि, है ना, हम बना रहे हैं, ठीक है, माना कि यश ने कुल एक सही उत्तर, कुल सही उत्तर की संख्या क्या है, माना कुल सही उत्तर की संख्या, है ना, कुल सही उत्तर की संख्या x है, मतलब x को जो क्वेश्चन है उसको सही बनाया। और मान लेते हैं गलत उत्तर की संख्या, गलत उत्तर की कई संख्या है ना, गलत उत्तर की संख्या 22 है। 22 क्वेश्चन था, है ना, 5 गो 6 गो वो गलत कर दिया, है ना। तो बोल रहा है कि सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है। जब सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है तो एक उत्तर सही करेंगे तो 3 अंक मिलेगा। तो x क्वेश्चन है तो x क्वेश्चन के लिए कितना अंक मिलेगा, 3x अंक मिल जाएगा। लेकिन हाँ, उसने कुछ गलती भी किया था, तो गलती के लिए 1 नंबर कटता है ना, एगो गलती करता है तो 1 नंबर कटता है। तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर कटा, तो 22 क्वेश्चन गलत किया तो 22 नंबर कटेगा, है ना। तो अब टोटल नंबर कितना आएगा, मेन रूप से 40 अंक अर्जित किया, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा कंडीशन कर रहा है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलता, है ना, सही उत्तर पर 4 अंक मिलता, तो सही उत्तर कई को किया, x क्वेश्चन किया, एक उत्तर के 4 मिलता है, एक उत्तर का सही करने पर 4 अंक मिलता है। तो x संख्या में x क्वेश्चन सही किया, एक उत्तर के 4 अंक, तो मान लो कि 8 गो उत्तर सही किया, 8 क्वेश्चन सही किया, तो 8 क्वेश्चन के तो कितना होगा, यहाँ पर x ना है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना टोटल नंबर आ जाएगा। और इसमें गलती भी किया, 22 क्वेश्चन गलती कर दिया, और एक क्वेश्चन गलती करने पर 2 अंक कटता है, तो 22 क्वेश्चन गलत किया तो कितना कटेगा, 2/22 अंक कट जाएगा, 2/22 अंक कट जाएगा, तो भी इसको 50 अंक अर्जित होता है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है ना, समीकरण ये 2 हो गया। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया कि तो भी 50 अंक प्राप्त कर लेता है। तो बोल रहा है कि टेस्ट में कुल कितना प्रश्न था, है ना, तो हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो क्या करता हूँ कि समीकरण 1 को 2 से गुना कर देता हूँ, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देता हूँ और घटा देता हूँ समीकरण 2 को घटा देता हूँ। तो जब मैं समीकरण 1 को गुना करूँगा कितना से, 2 से, तो क्या होगा, 3 दूना 6x, फिर 3 2 के 2 होगा 2y बराबर 2 गुना 40 तो 80, ठीक। और दूसरा समीकरण को कोई छेड़खानी नहीं करना है, बस वैसे ही उतार देना। 4x - 2y बराबर 50, माइनस ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ठीक। 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया तो 2x हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2x, ये तो कट जाएगा। इधर 80 में से 50 गया तो 30, मतलब x बराबर कितना है, 30/2 बराबर 15। मतलब जो सही क्वेश्चन कितना सही किया, सही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही किया था वो, है ना। सही उत्तर
15 प्रश्न ऐसा था जो जिसने वो सही किया। अब गलत कितना किया, तो गलत सब समीकरण 1 में रख देता हूँ, है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ, 3x माइनस वाई बराबर 40। x का वैल्यू मैं रख देता हूँ 3 गुने 15 माइनस वाई बराबर 40। 15 तिया 45 क्वेश्चन माइनस वाई बराबर 40। ठीक, मतलब कि 45 में ये प्लस है तो बाएं तरफ आएगा तो 40 माइनस में होगा, इसको मैं दाएं तरफ भेजता हूँ। मतलब 5 क्वेश्चन गलती किया, है ना। 5 क्वेश्चन गलती किया और 15 क्वेश्चन सही किया, तो टोटल कितना प्रश्न है, टोटल को 15 5 20 क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 आंसर आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बच गया, 2 क्वेश्चन आप खुद बना लेना, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ।